cineinc.com। मैं इनकार करता हूं कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं इनकार करता हूं कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूं। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूं और मेरे ही मुल्क में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए मुझे मंजूर नहीं। मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए मुझे मंजूर नहीं। मुझे किसी रजिस्टर में किसी नाम की तरह लिख दिया जाए मुझे मंजूर नहीं। मुझे किसी रजिस्टर में किसी नाम की तरह लिख दिया जाए मुझे मंजूर नहीं। हक के बजाय भीख दिए जाने से, किसी रजिस्टर में फकत किसी नाम की तरह लिख दिए जाने से मैं इनकार करता हूं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट राहुल रॉय। राहुल, सीधे काम की बात पर आते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको पहले कैप कहा गया, अब CAA कहलाता है, ये इस वक्त चर्चा का विषय है भारत में दिसंबर 2019 में। और इसके ख़िलाफ़ पूरे भारत में जिस तरह के हमें डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शन, मुजाहरे देखने को मिले हैं, शायद बहुत सारे ऐसे साल गुजरे हैं पिछले कम से कम डेकेड्स के हिसाब से, शायद ऐसा मूवमेंट या ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन जो पूरे देश में हो वो नज़र नहीं आया। ये कुछ एक आम आदमी के लिए जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखता, बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के ख़िलाफ़ है? पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये एजिटेशन, ये मूवमेंट, मुहिम चल रहा है, जिस तरह से ये उभर के आया हमारे सामने, एक चीज़ साफ है कि कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी, मूवमेंट नहीं है हमारे सामने जो कि इस स्तर पे इसको पैदा कर सकती। तो मेरे ख्याल से पहली चीज़ों में जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये लोग अपने आप उठ के सड़क पे आ रहे हैं, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस के, बिना किसी कॉल के, बिना किसी लीडरशिप के। मतलब जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बड़ा ऑर्गेनिक मूवमेंट है, ऑर्गेनिक, ज़मीन की सतह से उठा हुआ। ऑर्गेनिक के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हर इंसान जो सड़क पे उतर रहा है वो लीडर है, क्योंकि वो अपने कॉन्शियंस की कॉल पे उतर रहा है, वो किसी और के कॉल पे नहीं उतर रहा है। उसे ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इस देश में और वो अपने आत्मा की आवाज़ सुन रहा है और सड़क पे उतर रहा है। उसे कोई नहीं ला रहा है, ना कोई, वो अपने आप ढूंढ रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह से मैं आज हूँ। और इसमें कोई ख़ास कास्ट है, कोई ख़ास पार्टी है, कोई ख़ास मज़हब है? एक चीज़ जो है कि बहुत जो कड़ी रही है पिछले 4, 5, 6 साल की, उससे उसमें बहुत साफ था कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था इस देश में। वो चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे हो, वो चाहे जिस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुसलमानों को एक ह्यूमिलिएशन और एक तरह का ऑपरेशन जो फेस करना पड़ रहा था नॉर्थ इंडिया में, वो, लेकिन वो चुप थे, वो शांत थे, वो नहीं कुछ बोल रहे थे। और ये एक बहुत सबको अचंभित कर रहा था कि कितना पुश हो जाएंगे रिएक्ट करने से पहले। तो एक चीज़ है कि पहली बार इतने सालों में मैं कह सकता हूँ कि ये बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जब मसला उठा था, उसके बाद ये अब मुसलमान जो हैं नॉर्थ इंडिया के बहुत स्पेसिफिकली पहली बार सड़क पे उतरे। एक तबका तो वो है, लेकिन साथ में जो बहुत बड़ा तबका है वो गैर मुसलमानों का है। और यही जो है सबसे बड़ी समस्या जो फ़िलहाल सरकार को है, वो ये है कि इसको वो मुसलमानों की मुहिम नहीं कह सकते। और ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको किस तरह से वो हैंडल करें, क्योंकि उनके सामने आसान तरीके हैं इस तरह की मुहिम को अटैक करने का। आप या तो उसको बोलें कि ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं या ये मुसलमान हैं और उसको हिंदू मुस्लिम। मैं समझना चाहता हूँ आपने जैसे कहा कि क्योंकि इसमें एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम शामिल हैं इस पूरे मूवमेंट में, इसलिए सरकार के लिए मसला हो रहा है। मसला किस तरह का हो रहा है? अगर फ़र्ज़ कीजिए ये पूरी तरह से मुसलमानों का
एजिटेशन होता, पूरी तरह से मुसलमानों का इशू होता, तो क्या होता? मैं थोड़ा सा एक स्पेकुलेटिव सवाल है, लेकिन फिर भी सरकार किस तरह से डील करती आई है, ये वाली सरकार ख़ास तौर पर, और किस तरह से डील करती? अगर ये केवल मुसलमान आवाज़ होती और अगर ये खाली मुसलमान इलाकों से आवाज़ उठ रही होती तो सरकार के लिए बहुत आसान होता इसको हैंडल करना, क्योंकि ये सरकार जो है ये ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत खेलती है। तो वो तुरंत ये सारा कैंपेन शुरू कर देते मीडिया से और अलग अलग तरह से कि ये देखो ये मुसलमान हैं, ये एक्चुअली हिंदुस्तान से इनका कोई जुड़ाव नहीं है और ये हमेशा दूसरी तरफ देखते हैं। तो वो एक ऑप्टिक्स के खेल में वो जीतने का उनका पॉसिबिलिटी होती, क्योंकि वो उसे इमीडिएटली हिंदू मुसलमान के नज़रिए से दिखाना चाहते हैं लोगों को। लेकिन अगर आप गौर करेंगे उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी शहरों में ऐसा हुआ है, बहुत जगहों पे, जैसे कि ख़ास तौर पे जो टारगेटेड मुसलमान इलाके हैं और जो मुसलमान प्रदर्शनकारी थे। उत्तर प्रदेश में इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में माने बहुत ही अजीब सी स्थिति है कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जितना बड़े प्रदेश में, जो कि एक नहीं कई यूरोपीय देशों से बड़ा है, वो उसमें पूरे प्रदेश में आपने सेक्शन 144 लगा दिया, जिससे कि कोई सड़क पे आ ही ना सके, कोई प्रोटेस्ट ना कर सके, कोई कुछ कह ना सके। तो अगर सेक्शन 144 नहीं होता यूपी में तो हमें नहीं मालूम है कि एक्चुअली जो प्रोटेस्ट हो रहे होते यूपी में वो किस तरह के होते। अभी हुआ ये है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से, सब जगह भी नहीं, कुछ इलाकों से, मुसलमान इलाकों से आवाज़ उठी और वहाँ पे क्रैकडाउन हुए, वहाँ पे फायरिंग हुई, लोग मरे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जो छवि निकल के आ रही है फ़िलहाल वो ये है कि खाली मुसलमान इलाकों में। लेकिन बनारस ही आप देख लीजिए, बनारस में जो 60 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें तो सभी तरह के लोग हैं। और फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जैसे कि BHU में भी हुआ और फिर IITs वगैरह, वहाँ पे तो जिस तरह की रिपोर्टें थी उसमें हिंदू मुसलमान वगैरह जो भी हैं सब शामिल थे। मैंने आपसे सवाल किया था कि ये डेमोस्ट्रेशन किस चीज़ के ख़िलाफ़ है, किस इथॉस के ख़िलाफ़ है? ये मतलब क्या ये मामला वाकई उतना सतही है जैसे कि बहुत बार हमको सुनने को मिलता है? ख़ास तौर पर अगर हम गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स पे ही गौर करें कि सब इसमें कोई डरने की बात नहीं है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों को तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, उनके ख़िलाफ़ तो कुछ है नहीं। और मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा कि पहले कहा गया कि डिटेंशन सेंटर्स नहीं हैं, फिर बाद में लोगों ने कहा नहीं वो तो हैं, फिर पता चला कि NRC नहीं होगा, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स नहीं होगा, जिसके अंदर बहुत सारे कागजात आपसे मांगे जाते हैं। तो क्या होगा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा NPR, जिसमें कागजात नहीं मांगे जाते हैं आमतौर पर। लेकिन अब पता चला नहीं उसमें भी कुछ ऐसी तफसीलात मांगी जाती हैं जो अल्टीमेटली NRC में बदलने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक करूँ मैं? एकदम ओके। तो खैर अगर हम उसको मान लें कि गवर्नमेंट है, आखिर को इस मुल्क की गवर्नमेंट है, झूठ क्यों बोलेगी? और गवर्नमेंट तो झूठ नहीं बोलती है पब्लिक लेवल पे, ख़ास तौर पे जब दुनिया उसकी आवाज़ सुन रही है। तो क्यों ना हम गवर्नमेंट की बात मान लें और कहें कि ठीक है, गवर्नमेंट को अपना काम करने दीजिए। जी, मुझे जो लगता है कि जो सवाल लोगों को सता रहा है और जिससे लोग परेशान हैं वो ये है कि ये सरकार जो है ये कहती कुछ है और करती कुछ और है। ये बात जो है ये लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बैठ गया है। तो एक जो हम कह सकते हैं कि एक सस्पिशन है सरकार के खिलाफ, जो कि कई कारणों से हमारे सामने बार बार आके खड़ा हो गया है। माने अगर आप इस और लंबी वो कड़ी में डिमोनेटाइजेशन जब डिक्लेयर हुआ तो उसके क्यों आप डिमोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, जो उसके बारे में जो तकरीरें की गई कि ये कारण है, लेकिन वो कारण बदलते गए। कभी वो ब्लैक मनी था, तो कभी वो आतंकवाद था, तो कभी कुछ और था। तो ये जो है ना कि सरकार की एक आवाज़ जिस पे लोग विश्वास कर सकें और कहें कि हाँ सरकार इस चीज़ पे जो कह रही है वो ट्रूथ है, उससे लोगों का विश्वास हट चुका है, क्योंकि वो बार बार अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहते। तो ये और गोल पोस्ट इस तरह से चेंज करते हैं कि जिससे कि लोगों को में अब एकदम विश्वास नहीं रह गया कि ये कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक
एक चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि हिंदुस्तान में एक चीज़ जो हम लोग सब सोचते थे कि शायद क्योंकि धर्म को हमेशा इतना सेंट्रल पोजीशन दिया गया है, तो हम सबको लगता है कि अगर कोई चीज़ है इस देश में जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है लोगों के लिए, वो धर्म है। हाँ, धर्म है जो कि लोगों के लिए कोई लोगों की ज़िंदगी से में एकदम रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम शायद ये भूल रहे हैं कि लोगों को का संविधान से भी एक जुड़ाव है, और लोग जानते हैं कि इस देश में केवल संविधान ही है जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स देश जिसमें इतने सारे धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ अगर रह रहे हैं, तो वो केवल संविधान है जो कि लोगों को मौका दे रहा है एक साथ रहने का। और ये जो अभी का जो ये पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एक्ट का जब सवाल उठा, तो ये कहीं ना कहीं लोग कन्विंस हो गए कि ये संविधान पे सीधा अटैक है। तो संविधान पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप किस नज़र से इसे संविधान पर अटैक देखते हैं कि किस तरह से ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर हमला है, कैसे हमला हो गया? देखिए, 1950 में हमारी रिपब्लिक बनी, और उसके बाद से सैकड़ों अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कानून में। नहीं, कानून में सैकड़ों अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर कभी कोई ना अमेंडमेंट हुआ, ना उसके ऊपर कभी कोई बहस हुई, वो ये थी कि हिंदुस्तानी नागरिक जो है उसकी नागरिकता जो है वो धर्म से नहीं जुड़ी, वो संविधान से जुड़ी हुई है। कि अगर आप नागरिक हैं हिंदुस्तान के, तो आपका जो संविधान है वो कोई फ़र्क नहीं कर रहा है। मैं अगर होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को लूँ तो, और बात भी है एक लेवल पे कि आज की तारीख में भी जो हिंदुस्तान की जो शहरियत है, नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो रिलीजन बेस्ड तो नहीं है, कहाँ पे है? नहीं, ये जो एक्ट है ये पहली बार हमारे 70 साल का जो इतिहास है इस संविधान में, उसमें पहली बार नागरिकता को धर्म से जोड़ा जा रहा है। 1950 से पहले कोई नागरिक नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो 1950 से ही नागरिकता शुरू होती है, और 1950 से पहले जो लोग संविधान बनने के बाद जो लोग हिंदुस्तानी नागरिक ऑफिशियली बने कॉन्स्टिट्यूशनली, उनमें कोई भेदभाव नहीं था कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन। तो अब कैसे भेदभाव हुआ? क्योंकि ये एक्ट जो है ये नागरिकता को, मुसलमानों को नागरिकता जो इनका जो आर्ग्यूमेंट है कि जो 3 देश हैं हमारे आसपास, जो इस्लामी देश जिन्हें ये कह रहे हैं, वहाँ पे कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको हम फास्ट ट्रैक करेंगे हिंदुस्तानी नागरिकता उनके लिए। तो पॉइंट ये है कि ये पहली बार कोई हिंदुस्तानी नागरिक बनेगा जो कि धर्म के आधार पर बन रहा है। इससे पहले तो नहीं हुआ, ना 1950 में हुआ, ना उसके बाद कभी हुआ। तो ये आप सोचिए कि ये हिंदुस्तान के आगे जो होने वाला उसके लिए कितना खतरनाक है। मैं समझना चाहता हूँ, इसलिए कि देखिए एक बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में एजिटेशन हो रहे हैं, और एक तो यही बात समझाई जा रही है जो अभी आपने कही कि असल मानों में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको CAA कहते हैं एब्रीविएशन में, उसमें है ये कि जो रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं, परसिक्यूशन वाली माइनॉरिटीज़ नहीं खाली, लेकिन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, और जिसमें कि बाकायदगी से नाम भी दिए गए हैं कि ये, लेकिन उसमें मुसलमान शामिल नहीं है, कि इन देशों से जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पे नागरिकता की गुंजाइश होगी। आपने कहा आगे चल कर क्या होगा, तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि आने वाले कल का एक खौफ है जो लोगों के दिल में बैठा हुआ है और कुछ हद तक बैठाया भी जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे वो क्या खौफ है, मतलब क्या हो जाएगा? अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल के क्या होगा? देखिए, एक चीज़ जो बार बार हमें कही जाती है, ये जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अखंड भारत, जो BJP RSS वगैरह का हमेशा रहा है कि वो अखंड भारत के लिए खड़े। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के साथ अगर आपको ये चॉइस है
कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं तो अखंड भारत नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरे देश में अलग अलग तरह से फिर लोगों की अपनी जो नेशनलिज्म है, वो चाहे भाषा के ऊपर हो, चाहे वो धर्म के बारे में जुड़ी हुई हो, वो उभरेगी। तो बहुत साफ है कि अगर ये बिल पहला स्टेप है हिंदुस्तान के टूटने का, क्योंकि जिन लोगों ने 80 के दशक में जो लोग हिंदुस्तान में थे, रह चुके हैं, देख चुके हैं क्या हुआ था खालिस्तान मूवमेंट को लेके, आप मुझे ये बताएं कि अगर आज जो नागरिकता है वो धर्म के आधार पे हम दें लोगों को, तो कल किस तरह से आप कह सकते हैं कि कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो क्यों ना कश्मीर में आज़ादी का नारा लगाएं, बोलें कि कश्मीर आज़ाद हो, क्योंकि यहाँ वैली में हमारे यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। क्यों ना पंजाब में एक सिख नेशन हो, क्योंकि सिखों का डिमांड हो सकता है। क्यों ना नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग तरह से क्रिश्चियन स्टेट्स का डिमांड हो सकता है। तो ये लॉजिकल स्टेप है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये भारत को, हिंदुस्तान को तोड़ने का पहला स्टेप है कि नागरिकता को आप धर्म के साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आगे रास्ता निकलेगा कि किस तरह से हिंदुस्तान टूटेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगे चल के ये गुंजाइश, थोड़ा सा मुझे 2-3 कदम ज़रूर बताइए ताकि मैं फिर आपसे और आगे सवाल कर सकूं। कि पल को मान लेते हैं कि ये जैसे आप कह रहे हैं ऐसा होगा, तो किस तरह से होगा, क्या मूवमेंट होगा? यानी मिसाल के तौर पे अभी तो जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उसके बारे में तो कह रहे हैं अभी नहीं होगा, लेकिन NPR होगा, ठीक है? फिर क्या होगा आगे चल के? मतलब आपका जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो खौफ का रास्ता है वो किन मंजिलों से होकर गुजरता है। अगर आप उनको ध्यान से कहें, NRC के बारे में भी वो ये कह रहे हैं कि अभी कोई कैबिनेट में डिस्कशन नहीं हुआ है। हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कि आगे नहीं होगा। हालांकि दुनिया ने देखा कि वो डिस्कशन भी हुए हैं, प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में भी कहा है, राज्यसभा में स्टेटमेंट्स हुए हैं मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट की स्पीच में NRC, हाँ, वो गवर्नमेंट की तो दुखती रग है कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। हाँ, तो और अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अगले हफ्ते ना हो जाए। तो फिर क्या होगा? हाँ, आप बता रहे हैं। एक बार ये सिलसिला जब शुरू होगा, NRC, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जहाँ तक कि इन लोगों की जो स्ट्रैटेजी है, ये इनका जो प्रिंसिपल बिलीफ है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र है। प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि बीच में संविधान खड़ा है। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने जो है वो है कि हिंदू राष्ट्र कैसे है वो, जबकि हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर है। तो किसी न किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को या तो डाइल्यूट करना या उसमें नई नई चीज़ें लाना, जिससे कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये लगे कि ये जो पूरा देश है ये उनका कोई प्रिंसिपल पर्सनल हिंदू होने के नाते उनके हक ज़्यादा बनते हैं इस देश में। ये उनका एक सेंट्रल एम रहा है, बहुत पुराना रहा है, कोई नई बात नहीं है। 150-200 साल से वो यही बात कर रहे हैं। अब तो उनके लिए ये संविधान तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे-छोटे कैसे होगा? यानी आप का मैं वो जो तर्क है उसको समझना चाहता हूँ कि NRC ठीक है, अभी उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं होगा, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं होगा, उन्होंने कहा कि अभी हमने बात नहीं की, हम ठीक है। आगे और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, अब जो उसमें क्या डर है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो सेंसस के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब सेंसस हिंदुस्तान में एक जो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सेंसस की रही है, और सेंसस सक्सीड इसलिए किया है, सेंसस का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, कि वो एनोनिमिटी पे बेस्ड है, कि उसमें सेंसस का जो सारा डेटा है वो किसी के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। जो डेटा जनरेट होता है उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किसका डेटा किस परिवार का है, किस शख्स का है, किसका है। तो ये एनोनिमिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है इस तरह के डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब NPR में वो एक पहला प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जिससे कि इस डेटा को वो नाम, ज़ात, धर्म से जोड़ दें। तो एक बार जब आप ये शुरू करेंगे तो
और आगे का जो अगला स्टेप है वो क्लियर है कि ये जो डेटा, ये पहला डेटा जनरेट होगा, क्योंकि उन्हें भी मालूम है, सबको मालूम है कि एनआरसी का प्रोसेस भी जो है उसके लिए उनको कई डेटा सेट्स चाहिए होंगे, वो एक साथ इतना बड़ा प्रोसेस नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताइए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन इसमें खाली मुसलमानों को तो खड़ा नहीं किया जाएगा किसी भी लाइन में, नहीं, इसमें तो सबको खड़ा होना है। अगर फर्स्ट कीजिए जब NPR होता है, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सभी लोग लाइन में खड़े थे, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उनके पास काला धन हो या ना हो, तो लाइन में तो ये सबको खड़ा कर देंगे। साथ में इनके दिल में कोई संवेदना नहीं है गरीबों के लिए। तो गरीब जो हैं, आदिवासी जो हैं, जिन लोगों के जो माइग्रेंट्स हैं, उन लोगों का क्या होगा इस एनआरसी प्रोसेस में, कोई अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो केवल मुसलमान नहीं पिसेगा, ये बहुत साफ है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को परेशानी हो, साथ में गेहूं के साथ और लोग भी थोड़ा पिस जाएं तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनके लिए ऑप्टिक्स ज़रूरी है कि लोगों को लगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट एक लेवल पे, जहाँ देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है वो नॉन्स्ड स्टेटमेंट तो होता है, नीचे के लोगों के बाद छोड़ देते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने ये कहा, अजय बिष्ट नाम के एक आदमी ने ये कहा, उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। लेकिन ये कि जब गवर्नमेंट अपना एक स्टेटमेंट देती है तो थोड़ा सा दांव पेच के साथ में नॉन्स्ड होता है वो, जिसमें कि एक ख़ास किसी मज़हब के ख़िलाफ़ ना हो, किसी ख़ास फ़िरक़े या किसी ख़ास ज़ात के ख़िलाफ़ ना हो। तो आप ये कह रहे हैं कि एक लेवल पे गवर्नमेंट उसको कहीं स्पष्ट भी रखना चाहती है, यानी कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी लगे। परवेज़, पता नहीं आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं न्यूआंस्ड होने की। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अगर एक रैली में कह सकते हैं कि हमें पोशाक से पता चल रहा है कि कौन प्रोटेस्टर्स हैं, किसकी तरफ इशारा है उनका? मेरी तरफ तो नहीं है, मैं भी सड़क पे खड़ा हूँ, मेरी पोशाक पे तो उनका इशारा नहीं है। उन सारे जो स्टूडेंट्स जो खड़े हैं सड़क पे दिल्ली में और बाकी शहरों में, या IIT मद्रास में, IIT बैंगलोर में, सब जगह, उनकी तरफ इशारा नहीं है। इशारा है तो वो मुसलमानों की तरफ है। ये जो पूरे मुल्क में जो ये मूवमेंट चला है, जो सेंट्रल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ हुआ है, लेकिन ये कि अल्टीमेटली और भी बहुत सारी चीज़ों को वो एजेंडा पे रख रहा है, इसकी लीडरशिप किसके हाथ में है? देखने में तो कोई नज़र नहीं आता एक आदमी जिसको कह सकें कि हाँ साहब ये नहीं। इनफैक्ट द वंडरफुल थिंग अबाउट दिस करंट मूवमेंट इज़ बीन that it has been entirely led by young people, and it has been a very spontaneous coming out of young people and very new voices, very energetic voices, and voices that are passionate about India. I think that is the clearest signal on the street right now. The passion that with which people are actually talking about India and the Constitution, and that is something which I don't think has ever happened in this country. आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ये इनका है, अगर आप ध्यान दें तो इनका भी एक राष्ट्रवाद का पूरा मुहिम चल रहा है जब से ये लोग आए हैं। उसकी आप उसको और इसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली अ नेशनलिस्ट मूवमेंट। आप ये कह रहे हैं कि मैं बात समझ लेता हूँ राहुल रॉय, कि ये जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन हुए हैं पूरे मुल्क में, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म का मूवमेंट है। मैं अगर इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दूँ, ये nationalism as where you take on a position of exclusion of others, or where you start looking at anything outside India as a threat. That is also one kind of nationalism. This movement doesn't represent that. It represents a movement where people are saying that we have a constitution which promises a set of really wonderful things to Indian citizens, and we are going to defend it. मतलब ये है कि it's an internal project of nationalism which is not interested in what is happening in Pakistan or in China or in Sri Lanka or anything else. Their project is about constantly
पॉइंटिंग टुवर्ड्स एवरीवन एल्स एंड सेइंग दैट देखो पाकिस्तान से हमें थ्रेट है, हमें म्यांमार से थ्रेट है, हमें इनसे थ्रेट है। दिस मूवमेंट इज सेइंग हमें और किसी से थ्रेट नहीं है, हमें इनसे थ्रेट है जो कि हमारे संविधान को तोड़ रहे हैं। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो भारत का जो आइन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसकी सुप्रीमेसी के लिए और उसकी आज़ादी के लिए और उसकी बका उसको बरकरार रखने के लिए मूवमेंट है, ठीक है ना? एकदम। और नेशनल मूवमेंट है। आमतौर पे कहा जाता है कि जिस मूवमेंट में फेसेस नहीं होते वो बहुत बार फिजल आउट भी बड़ी जल्दी हो जाता है, उसके बहकने का भी डर रहता है। इसलिए कि अब किसको इल्ज़ाम रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ जैसे कि बीजेपी की तरफ से बार बार ये सुनने को मिल रहा है और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ कहा कि कांग्रेस है और या जो कुछ ऑपोजिशन की पार्टियां हैं इस एजिटेशन के ख़िलाफ़। ऑपोजिशन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप एक इंटीग्रल पार्ट हैं इन मूवमेंट्स का और आपने ख़ुद अपना जो भी छोटा बैनर है उसके झंडे तले इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज़ किए हैं। क्या आपको ऑपोजिशन से कोई मदद मिली? नहीं, एक्चुअली इतने अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सबके प्लेटफॉर्म के अलग अलग पोजीशन है। जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है नॉट इन माय नेम और आर्टिस्ट यूनाइट का, उसमें हमारा पोजीशन है कि ये सिटीजन्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं खुद, कि ये सिटीजन्स प्रोटेस्ट है और इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर्स हम अपने प्रोग्राम्स में अलाउ नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो नागरिक हैं वो आए स्टेज से और स्टेज पे बोलें, ना कि नेता, बड़े बड़े नेता और जाने माने। ठीक है, हिंदुस्तान भर में जो भी तो अलग निकल कर आ रही है। हाँ, लेकिन वो अलग अलग तरह से हो रहा है। कुछ लोग हैं ट्रेड यूनियंस भी अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैस ऑर्गेनाइजेशंस वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा बड़ा कोएलिशन बन रहा है। एक जो बना हुआ है अभी वो 100, उसमें करीब 100 यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। तो ये 100 यूनिवर्सिटी मैं समझ लेता हूँ, कहाँ की यूनिवर्सिटीज़? इंडिया, देश भर की, हिंदुस्तान की 100 यूनिवर्सिटीज़, उसमें स्टूडेंट्स का जो एक अम्ब्रेला ग्रुप बना है उसमें शामिल है। उसमें करीब 100 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं, जिसको जो यंग इंडिया कोएलिशन के नाम से तो है। ओके, मैं ये समझ लेता हूँ कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लेवल पे अलग अलग कर रही हैं, ट्रेड यूनियंस अलग अलग कर रही हैं, स्टूडेंट्स का आपने जैसे बताया कि एक अम्ब्रेला ग्रुप बना है, और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का अलग प्रोसेस है। लेकिन ये ओवरऑल कोई एक लीडरशिप तो कहीं नज़र नहीं आती कि किसी के एक हाथ में हो के हाँ भाई कल ऐसा होगा तो सबने कहा हाँ ऐसा होगा। हाँ, नहीं है, वो है नहीं। अब उसके ऊपर अलग अलग राय हो सकती है। मेरी राय ये है कि सस्टेन करना और इसको और फैलाना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत की एक रिप्रेजेंटेटिव प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए जो कि क्लेम करे कि वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप जैसे एक्टिविस्ट जो लोग इसमें शामिल हैं वो नहीं चाहेंगे कि कोई कलेक्टिव लीडरशिप या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सब आ जाएं। हम लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट ग्रुप्स बने जिसमें कि सब लोग शामिल हों। वो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया। दिल्ली में एक सपोर्ट ग्रुप बना है जिसमें कि स्टूडेंट्स भी हैं, अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं। लेकिन वो जो हम लोगों ने कोशिश की है उसमें आर्ग्यूमेंट करने की, वो ये की है कि देखिए आप रिप्रेजेंट मत कीजिए, आप किस तरह से हम लोग मिल के इस प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, हम किस तरह से कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है कि जो नई लीडरशिप जो इमर्ज हो रही है उसको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस मिले और उसको सबसे ज़्यादा जगह मिले, बजाय इसके कि जो आजमाए हुए चेहरे हैं या पुराने चेहरे हैं या आएँ और हाईजैक करके ले जाएं मूवमेंट को। परवेज़, हाईजैक का भी इशू नहीं है। इशू क्या होता है कि देखिए अगर वही 5 चेहरे हर टीवी स्टेशन पे, हर मीडिया में अगर वही 5 लोग बोलेंगे इस इशू के ऊपर, तो एक टाइम आता है जब आदमी सुनना भी बंद कर देता है और सबको मालूम है कि अरे यार इसका स्टैंड ये है, इसका स्टैंड ये है, इसका स्टैंड ये है। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सी नई आवाज़ें अलग अलग सोशल मीडिया पे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे न्यूज़पेपर्स में हो, वो पहली बार लोग वो आवाज़ सुन रहे हैं और जिस पैशन से अपनी बात लोग रख रहे हैं वो पब्लिक
कन्विक्शन बिल्ड करने में और पब्लिक एम्पैथी बिल्ड करने में और लोगों को और मोटिवेट करने ज्वाइन करने में, वो उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो पुरानी जो लीडरशिप है जो हमेशा सामने रही है, हमारा मानना है कि उनको 2 स्टेप पीछे ले लेना चाहिए इस वक्त और नए लोगों को आने देना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो उसका। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ताकत भी है इस मूवमेंट की। जी। लेकिन ये सबसे बड़ी कमज़ोरी भी निकल सकती है कि बड़ी जल्दी इसको बहकाया जा सकता है। अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं। हमें परमानेंस चाहिए ज़िंदगी में? क्या हम लोग कोई है ऐसा जो अमर रह सकता तो फिर इस मूवमेंट का कोई कुल देश मिला ही नहीं है मैं ऐसा जो समझ अमर मैं रह समझ सकता सकता हूँ। मकसद क्या है फिर, मतलब ये कब ख़त्म होगा? ये लड़ाई अल्टीमेटली संविधान से भी बढ़ के ट्रूथ की है। जो माने संविधान वो फोकस पॉइंट बन गया है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो लड़ाई है ये सच और झूठ की लड़ाई है। नहीं, मगर सच कैसे हाथ आएगा? जैसे कहते हैं ना, यूरे का सच एक होता ना, मिलते हैं दोनों वक्त जहाँ, जो आज ना कल, जो झूठ ना सच। तो ये बड़ा मसला है कि वो कहाँ वो पकड़ में आएगा कि हाँ जी सच मिल गया, अब इस एजुटेशन को बंद कर लिया। नहीं, सच मिल रहा है ना लोगों को, सच मिल रहा है। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली की सबसे क्वाइट, सबसे मासूम, जहाँ कोई राजनीतिक एक्टिविटी कभी नहीं होती थी, वो जामिया मिलिया इस्लामिया, और बहुत कम जो कुछ एक्टिविटीज़ होती थी। आज उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जो हुआ जामिया में के स्टूडेंट्स के साथ, पूरे देश भर में उसके ऊपर खाली उसी को फोकस लेते हुए एजिटेशन हुई। तो क्या है वो ट्रूथ ये है कि अगर जुल्म हुआ है तो उसके खिलाफ खड़ा होना ट्रूथ है। मैं समझ गया, लोग खड़े हो गए, लोग दुनिया भर में आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया भर में वो मूवमेंट हुआ। और मतलब ये समझिए कि अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, बहुत जगहों पे ये सब कुछ हुआ। ये सब मैं मान लेता हूँ, और मानने की बात इसलिए कि अखबारों में सुर्खियाँ हैं, तो हमारे सामने उसको नेगेट करने का मतलब ही नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में भी ये बहुत बड़े लेवल पे एजुटेशन है, गली गली में है, बहुत गुड़गांव जैसी जगह पे है जहाँ आमतौर पे कॉर्पोरेट कल्चर कहा जाता है। लेकिन मैंने खुद देखा, उसको अटेंड किया, और आप भी वहाँ पे मौजूद थे। और आपने पोस्टर भी देखा होगा। मैंने देखे पोस्टर्स। क्या कौन से पोस्टर की तरफ इशारा है? You must have fucked up so bad that even Gurgaon is protesting. Even Gurgaon is protesting. जिसका मोहल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलियत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये बात कहते रहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, सब चंगा थी, एवरीथिंग वाज फाइन, और असलियत आप सबके सामने है। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर
को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारा घर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, चारा घर दर्द मंदों के बनते हो क्यों। तुम नहीं चारा घर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। राहुल रॉय, बातें यहाँ पे आ जाती हैं निकल कर के कहीं ना कहीं लोग गाइडेंस भी चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपनी रोटी रोज़ी को दांव पे लगा के इस एजुटेशन में शामिल हो रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो क्लासेस में नहीं जा रहे हैं। एकदम मैंने देखा उन बच्चों को अपनी आंखों से, और मैं पल भर के लिए मतलब समझ नहीं पाया कि ये देखिए ये बड़े एम्बिशियस बच्चे हैं, ये पढ़ने लिखने वाले हैं, इनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इतने इमोशनल मैंने देखा कि वो सब कुछ स्टेक पे लगा के। और ये कहीं एक मुसलमान और हिंदू की भी बात नहीं है, मैंने तो डाइवर्सिफाइड देखे। बाज़ मैंने जगह पे ऐसा देखा कि 90 के आसपास नॉन मुस्लिम्स हैं, इक्का दुक्का कहीं कोई मुसलमान खड़ा हुआ है, अचानक आ गया है, लेकिन उनका जो जोश है, जज्बा है कि नहीं, उनको अपनी बात को मनवाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी ईमानदारी, इंटेग्रिटी के साथ में आए हैं, और अगर इनकी इंटेग्रिटी को ठेस पहुँचती है और ये सब कुछ फिजल आउट हो जाता है, तो फिर तो कभी कोई मूवमेंट किसी भी तरह का पनप ही नहीं पाएगा। तो बात ये समझनी है कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ ख़त्म होगा। नहीं, देखिए, एक क्लियर गोल है। एक तरह से अगर हम देखें तो एक दो तीन बहुत क्लियर गोल्स हैं मूवमेंट के, कि सीएए रिपील हो, एनपीआर और एनसीआर लागू ना हो, एनआरसी, तो वो तो बहुत क्लियर गोल्स हैं ना। उसमें तो कोई वो नहीं है कि अगर सरकार प्रेशर में आके इसके ऊपर दो कदम पीछे अपना ले लेती है, तो इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट दिस मूवमेंट वुड बी सक्सेसफुल। ये मूवमेंट सरकार को गिराने के लिए नहीं है, ये मूवमेंट जो है वो बीजेपी को गिरा के किसी और पार्टी को पावर में लाने के लिए नहीं है। ना तो ये मूवमेंट कह रही है कि आप अगले इलेक्शन में किसी और को वोट दीजिए, वो भी नहीं कह रही है ये मूवमेंट। फिलहाल ये तो क्लियर एम्स हैं। इसके अलावा, लेकिन मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि इसके अलावा जो बड़ा अनस्टेटेड एक अंडर करंट जो है इस मूवमेंट का, वो सच और झूठ की लड़ाई का। राहुल रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। तो इसलिए आओ मिलकर चलें, मिलकर बैठें, और अगर हमारे अंदर कोई दुविधा है उसको आपस में बैठकर उसका हल निकालें, कोई रास्ता निकालें। मुझे एहसास है ये देश हम सब का है, हमें कोई यहाँ से खदेड़ नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें खदेड़ सके। हम इस देश के वासी हैं और इस देश में रहेंगे, इसी देश में मरेंगे। cineinc.com